चलो शुरू किया जाए। मौर्य प्रशासन पर रहते हैं ना हम लोग। चलो हाँ, मौर्य कालीन प्रशासन पर रहते। हम लोग कल कहाँ तक कर लिए थे मौर्य कालीन प्रशासन? टैक्स व्यवस्था हो गया था। चलो ठीक है, टैक्स हम लोग खत्म कर लिए थे। आज जो पढ़ना है तुम लोग को पढ़ना है कि मौर्य काल के समय है ना, कुछ दास थे। दास अलग अलग प्रकार के दास थे, उन दासों के बारे में पढ़ना है। दास होते क्या हैं पहले ये जान लो। ये कुछ बनाया तुम लोग? अच्छा, मतलब हमारा नहीं काटेगा। आपका चिंता है। नहीं ना, चिंता करने में मार, खाने पीने में चिंता करेंगे, मारने पीटने में कोई चिंता नहीं। चलो, दास क्या होते हैं? तो वैसे लोग जिनको बिना वेतन के हम काम करवाते हैं, है ना, बिना, हाँ मतलब जैसे उसको खरीद लिए, जैसे पशु की तरह, उसको बस खाना दिए, पानी दिए, बस उससे हम काम ले रहे हैं, उसको बोलते हैं दास। तो मौर्य काल में भी दास बहुत सारे थे। वो दास जो थे अलग अलग कैटेगरी के थे। अलग अलग कैटेगरी के कहने का मतलब कि वो कुछ दास पेट के लिए बनते थे, कुछ मान लो कि जैसे कर्ज ले लिया, उसके एवज में काम कर रहे हैं तो दास बन गए। बात समझे? कुछ दास ऐसे होते थे कि हमारे बाबूजी भी दास थे, हमारे दादाजी भी दास थे। जैसे तुम लोग बाहुबली मूवी देखे हो, है ना, उसमें कटप्पा बोलता है ना, हम माहिष में, हाँ कटप्पा, माहिष्मती साम्राज्य का हम दास रहेंगे, हमारा बेटा भी दास रहेगा, हमारा पोता भी दास रहेगा, है, बात समझे, बोलता है ना। हाँ, तो कुछ दास ऐसे होते हैं जो वंशानुगत होते हैं, वंश से उनका दास चला होता है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे दास है। तो लिखो दास के स्वरूप देखते हैं। दास का, हाँ, स्वरूप, है ना, ये दास का स्वरूप क्या क्या कहता है जो देखते हैं। पहला है हवजाहत। पहला दास को बोलते थे हवजाहत। हवजाहत वैसा दास होता था जो युद्ध में, हाँ, जीता हुआ दास, युद्ध में जीता हुआ दास। मतलब मान ली कि हम किसी राज्य में युद्ध किए, जैसे कलिंग में युद्ध हुआ, तो कलिंग में के लोगों को जीते, कलिंग पर जीत हुई, है ना, तो वहां के कुछ लोग, वहां के लोग जो हैं दास के रूप में काम करेंगे। बात समझे? हाँ। दूसरा है उदार दास। दूसरा का बोलते थे उदार दास। उदार दास होता था पेट का दास। कौन का दास? पेट का दास। मतलब कि उसको, हाँ, काम नहीं मिल रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, मतलब लाले पड़े हुए हैं, है ना, तो वैसा दास, मतलब इस तरह हमको खाना दे दो, हाँ, पर जो भी काम बोलोगे हम कर देंगे। बात समझे? तो वैसे दास को बोलते थे पेट का दास। क्लियर? तीसरा है गृहजात। हाँ, गृहजात, इसको कौन दास बोलते थे? गृहजात को। तो गृहजात को बोलते थे दासी से उत्पन्न दास। दासी का बेटा, ना समझे, हाँ, दासी का बेटा, है ना, तो उसको बोलते थे, हाँ, गृहजात। क्लियर? फिर है दयागत, है ना, दयागत। दयागत बोलते थे पैतृक दास। हाँ, पैतृक दास। बात समझे? हाँ। उसके बाद है लभ्य, है ना, लभ्य। लभ्य दान में दिया हुआ दास। दान में दिया गया क्या? दास। दान में दिया गया दास को बोलते थे लभ्य। फिर है कृत। कृत बोलते थे खरीदा गया दास। जैसे गाय भैंस खरीदते हैं ना, उसको बोलते थे, हाँ, तो खरीदा गया दास, खरीदा गया दास को बोलते थे कृत। क्लियर? अगला था आत्म बिक्री, अपने आप को बेचने वाला। हाँ, आत्म बिक्री, हाँ, अपने आप को बेचने वाला, अपने आप को बेचने वाला, उसको बोलते थे आत्म बिक्री। क्लियर? इसके बाद है अतिहक। अतिहक बोलते थे ऋण। अतिहक, हाँ, ऋण के बदले बना हुआ दास। ऋण के बदले बना दास। इतना था मौर्य काल में दासों की
प्रकृति, है ना। बात समझ में आ गई। पहला है हफजाहत, हफजाहत माने युद्ध में जीता हुआ दास, है ना। दूसरा है उदार, पेट का दास, जो खाने के लिए दास बन गया, है ना। गृहजात, मान लो कि जो उसके राज्य में दासी लोग रह रही है, उससे जो बेटा उत्पन्न हुआ या फिर बेटी उत्पन्न हुई तो वो भी दासी या दासी कहलाएगा। बात समझे। हाँ। दयागत, दयागत हुआ पैतृक दास। पैतृक दास करने का मतलब कि हमारा बेटा भी दास बनेगा, हमारा पोता भी दास बनेगा, जो भी आएगा दास दास, हाँ, खानदान दास बनेगा, है ना। जैसे कटप्पा बोलता है ना, मूवी देखो ना बाहुबली रे, तो वहां बोलता है ना कि तुम्हारे दास को, जैसे दास क्या होता है, दास अब उसको छुड़ाने का प्रवृत्ति क्या होती है दासों को, तो मान लो जितना में खरीदा है तो उसको रुपया दे करके उसकी जो दास की प्रवृत्ति है उसको छुड़ा लिया जाता है। तो एक व्यापारी आया था वहां से बाहर से, तो बोलता है ना, तलवार जो बेच रहा था, तो बोलता है ना कि कितने पैसे चाहिए, है ना, तो तुम्हारी दास को हम खरीद लेते हैं, मतलब आपको दास से मुक्ति दिला देते हैं। तो वहां पर कटप्पा बोलता है कि नहीं, हम महिष्मति के ही गुलाम है। गुलाम मतलब दास, है ना। हमारा बेटा भी गुलाम होगा, हमारा पिता भी गुलाम होगा, जो भी आएगा सब गुलाम ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हाँ। लव्य, लव मतलब दान में दिया गया दास, मतलब कोई व्यक्ति खरीद करके लाया और तुमको मतलब एक ऐसा दास पेश कर दिया, चलो ले काम करवाना। जैसे आगे बढ़ोगे ना तो अलाउद्दीन खिलजी को एक व्यक्ति दिया था, उसका नाम था मलिक काफूर, है ना। तो हाँ, तो खरीद के लाया था और अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। बात समझे। उसे देखो दान में दास, ये खरीदा गया दास। जैसे खरीद बिक्री होती है, जैसे गाय भैंस खरीदते हैं ना, वैसे अपने आप को बेचने वाला, अब मान लो कि काम नहीं मिल रहा है तो क्या किया, अपने आप को ही बेच दिया, हाँ, गिरवी रख दिया या बेच ही दिया कि हम जिंदगी भर आप ही क्या रहेंगे। देखो पहले भी दासों की प्रवृत्ति होती थी, अब दास खरीदते कौन थे, जिनके पास काम करने वाले लोग हैं, बाहर बाहर से भी आते थे खरीदने वाले। बात समझे। उसके बाद है ऋण के बदले, मान लो कि पैसा नहीं पे कर रहा है तो उसके बदले में काम कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। हाँ। अगला है सिक्के और उनके नाम, देखते हैं। हाँ, सिक्के एवं उनके नाम। हाँ, मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के थे, बात समझ में आ रही है, और उनके नाम कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, 3 प्रकार के सिक्के थे, एक सोना का, एक चांदी का, एक तांबा का, और तीनों सिक्के में कुछ कुछ अलग अलग प्रकार थे। तो पहला है स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्के, अब स्वर्ण सिक्के में नाम क्या है, तो 2 तरह के थे, एक था निष्क, एक था स्वर्ण। एक सिक्के क्या बोलते थे, एक सिक्के को बोलते थे स्वर्ण। क्लियर। हाँ, सुवर्ण, सॉरी, सुवर्ण, है ना। दूसरा है चांदी का, है ना, दूसरा सिक्का है चांदी का। चांदी का सिक्का को क्या बोलते थे, तो पन, धारण, सत्यरूप, शतमान, 3-4 नाम था, है ना। पन, धारण, सत्यरूप, शतमान, ये 4 नाम थे। तांबा के सिक्के थे, उनको क्या बोलते थे, तांबा वाला को, तांबा वाला का नाम था तुम्हारा मासक या काकर्ण। क्या का नाम था, मासक या काकर्ण। तो ये कितने प्रकार के सिक्के हो गए, 3 प्रकार के, है ना। हाँ, बात समझे। देखो पन्न जो है वो कम पैसा वाला सिक्का है, धारण जो है इसके ऊपर वाला है, बात समझे, ऐसे करके मतलब 4 ना 8 ना होता है ना चांदी में, बात समझ रही है। हाँ, अब आते हैं हम लोग, हाँ, फसल। देखो मौर्य काल में कौन कौन सी फसलें थी इसके बारे में देख लेते हैं। तो मौर्य काल में भी वही फसल जो तुम लोगों को बताए हैं, सोची 3 प्रकार के ज्योग्राफी में पढ़ाए थे। कौन कौन सी फसल, खरीफ, रबी और जायद। बस उसमें नाम चेंज हुआ होगा, ये तो हुआ था, है ना। लिख लो। तो पहला फसल का नाम है खरीफ, है दूसरा रबी, तीसरा जायद। 3 प्रकार की फसल है। और उस टाइम नाम क्या है, हाँ, प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम है खरीफ का नाम है ग्रैमिक, सॉरी, ग्रैमिक। दूसरा रबी का नाम क्या है, रबी का, तो रबी का नाम है हैमन। क्या नाम था उस समय, हैमन, है ग्रैस्मिक। क्लियर। दूसरा है हैमन, और तीसरा है जायद का, जायद का नाम था केदार, जायद का नाम था केदार। 3 प्रकार की फसल है। खरीफ में कौन कौन सी फसलें आते हैं, रबी में कौन कौन सी फसल आते हैं, जायद में कौन कौन सी फसल है, बराबर बताओ। खरीफ का 2 फसल,
धान और मक्का, हाँ, और मूंग, बादाम, है ना। रबी का बताओ, गेहूं, खेसारी, चना, तीसी, सरसों, है ना। चलो जल्द बताओ, ककड़ी, खीरा, तरबूज, लालमी। बस जो पानी रहेगा लटक के फरेगा। क्लियर। हाँ, नहीं याद हो रहा है, जरा पानी रहेगा लटक के फरेगा। बस भाई, हाँ। कद्दू लटक के फरेगा, है ना। परोर लटक के फरेगा, हाँ। चलो। क्लियर हो गए। अब आते हैं गुप्तचर व्यवस्था। देखो गुप्तचर व्यवस्था किसे कहते हैं, थोड़ा सा तो हाँ, है? पानी से नहीं मिटा रहे, अच्छी मिटा रहे, इससे आदत धर लिया है। अच्छा, क्लियर हो गया तक, मिटा रहे हैं। चलो पीछे क्लियर हो गया, लिख लिया सब। चलो नहीं लिखा तो छूटेगा। है कुछ हो रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग, हाँ अब आते हैं हम लोग गुप्तचर व्यवस्था में। गुप्तचर व्यवस्था, अब गुप्तचर व्यवस्था कहते किसको है, तो जो खुफिया एजेंसी होती है ना, गांव में ज्यादा होता है सब। हिलने के बाद हाँ, उसको गांव में कैसे कहते हैं, चुगली, है ना। तो गुप्तचर जो होते थे तो उस समय उसको कहते थे गूढ़ पुरुष। क्या बोलते थे, गूढ़ पुरुष। और गूढ़ पुरुष का एक मुखिया होता था जिसको अध्यक्ष कहते थे, उसका नाम था सर्व महामात्य। अभी भी हमारा रॉ का एजेंट का प्रधान होता है ना, हमारे रॉ का एजेंट है, उससे उसका प्रधान NIA है ना, उसके प्रधान, उसको बोलते हैं सर्व महामात्य। लिखो गुप्तचर व्यवस्था के, है ना, इसको क्या बोलता था, गूढ़ पुरुष। और गूढ़ पुरुष के, है ना, हाँ, अध्यक्ष या प्रमुख, इसके प्रमुख क्या बोलते थे, सर्व महामात्य। बात समझे। अब देखो गूढ़ पुरुष कहीं भी हो सकता है, नहीं समझे, कोई भी भेष में हो सकता है ना। तो कोई भेष में, विद्यार्थी भेष में हो सकता है, खुफिया एजेंसी, नहीं समझे, किसी भी देश का खुफिया एजेंसी, मान लो कि यहाँ से कुछ समाज उसको कोई चीजें पहुंचानी है, यहाँ से सारा न्यूज पहुंचाना है, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब ले सकता है, यहाँ का आधार कार्ड लेकर के, फलाना लेकर के, वहाँ अपना न्यूज अपना पहुंचाते रहता है। हर एक देश के पास होता है। सबसे टॉप का भी है मोसाद है, फिर अमेरिका का भी एक है मोसाद, का नाम सुने हो, नहीं सुने हो तुम लोग। इजराइल का है मोसाद, इजराइल का जो रॉ एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसका नाम है मोसाद, सबसे टॉप का एजेंसी है। हाँ, हमारे यहाँ का नाम है रॉ, नाम सुने होगे, ROW। उस पर मूवी देखो, टाइगर जिंदा है, देखो, नहीं देखो, एक मूवी है टाइगर जिंदा है, रॉ वाला एजेंसी मूवी है ना, खुफिया एजेंसी का मूवी है। बहुत सारे मूवी बनी है खुफिया एजेंसी पे। मोसाद का नाम नहीं सुने हो, मोसाद बड़ा खतरनाक है, इजराइल का है। मोसाद ऐसा चीज है, समझ लो कि वो एजेंसी, कि वो कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेता है अपने दुश्मन को, किसी भी देश में हो। हाँ, कोई किडनैप किया, कोई भी किया, तब ना मोसाद की बोलने, इजराइल की जो लड़कियां हैं वो किसी भी देश में जाकर के खुलेआम टहलती है। खुलेआम करने का मतलब खुलेआम, हाँ, उसको कोई देश में, 58 कंट्री मुस्लिम है, कोई भी देश में किसी भी गर्ल्स को छूने का हिम्मत न करता है। मोसाद ने एक क्रिएट किया, कैसे बताया था तुम लोग, कहानी है मोसाद की। मोसाद ने जो डर है ना क्रिएट करना होता है, डर को क्रिएट कैसे किया था,
तो डर को क्रिएट किया था, बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि इजराइल के एक वॉलीबॉल टीम थी। वॉलीबॉल टीम जो ऐसे करके मारता है, जादू वाला मूवी देखे होगे, जादू वाला मूवी, हाँ, जो ऐसे डालता है जलवा में, उसको वॉलीबॉल टीम बोलते हैं। तो वो टीम थी और वो जा रही थी कहाँ, मतलब खेलने के लिए, और वो जर्मनी या कहीं पे उनके पूरे टीम को, मतलब हाँ, मिसाइल से एरोप्लेन को ही खत्म कर दिया, पूरे टीम को। इजराइल को ये बात मालूम हुई, मालूम तो होगा, न्यूज़ फैलेगा। इजराइल ने क्या किया, वहां पर उसने मालूम किया कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन सा अधिकारी, कौन कौन सी चीज शामिल है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। इजराइल मालूम कर लिया, नाम सामने आ गए। अब वो उसको एक कंडोलन भेजता। कंडोलन नहीं समझते हो, बताते हैं। तुम लोग एक बट्टा में फूल देखे होगे, टोकरी में ऐसे करके, हाँ, गुलदस्ता तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट्टा में फूल ऐसे टोकरी में, हाँ, जो बड़े बड़े शहरों में थोड़ा चलता है ना। हाँ, कंडोलन में क्या होता है, मैसेज होते हैं, उसमें देखते हो एक चिट्ठी रखा हुआ रहता है। हाँ हाँ, तो कंडोलन भेजता था इजराइल। कंडोलन में क्या होता था, इतना बजकर इतना मिनट पर इतने तारीख को मारेंगे, मतलब बोल के मारता था, छुपना है कहीं पे छुप लो। हाँ, 8 मेन अधिकारी, शीर्ष अधिकारी जो होते हैं ना किसी भी देश के, अच्छे अच्छे अधिकारी पोस्ट पर, उसको मारा, मोसाद ढूंढ ढूंढ के मारा, क्योंकि उस अधिकारी का नाम उस अटैक में हुआ था, जो वॉलीबॉल टीम मारा गया था ना, उनकी मृत्यु हुई थी, उसका अटैक हुआ था, नाम आया था इस 8-9 अधिकारी का। तब से मोसाद मतलब पूरे दुनिया का सबसे खौफनाक बन गया, खतरनाक बन गया। अभी भी जो है बहुत सारा देश, हमारा देश भी कुछ कुछ जो है मोसाद के साथ, जैसे कहीं पे कुछ देश में कुछ अथी करना है, खुफिया बातें निकालनी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे देश से सहयोग लेते हैं। तो इजराइल हमारा भी दोस्त में चल रहा है, तो उसका भी सहयोग कहीं ना कहीं लेंगे। जैसे हमारा कोई रॉ एजेंट कहीं फंस गया कोई ऐसे देश में जहाँ पे हमारा दुश्मन है ना, जैसे कनाडा में वर्तमान में दुश्मनी चल रहा है, तो मान लो कि हमारा कोई रॉ एजेंट है वहाँ फंस गया, फिर पाकिस्तान में हमारा रॉ एजेंट फंस गया है ना, तो उसको निकालने के लिए, हाँ, इससे भी बोल सकते हैं, उसका भी रॉ एजेंट वहाँ फैला होता है। एक दो रॉ एजेंट बहुत दिन तक एक्टिव नहीं होते हैं, जब तक ऊपर से कमांड नहीं मिलता है। रॉ एजेंट क्या होते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। जैसे वर्तमान में भी क्या हुआ ना कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, सुने हो, दिल्ली में बम ब्लास्ट सुने हो, इस बार लाल किला के पास हुआ है? हाँ, 10 नवंबर को। अब वो लोग होते हैं स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स और रॉ एजेंट लगभग लगभग सेम होते हैं। स्लीपर सेल्स भी वही काम करते हैं जो रॉ एजेंट करते हैं। स्लीपर सेल्स बस दूसरे देश के हमारे यहाँ रहते हैं। मान लो कि दूसरा देश का कोई व्यक्ति आ गया हमारे यहाँ, या फिर इसी भी देश का, यही देश का कोई व्यक्ति है जो ISI से मिल गया, पाकिस्तान से मिला हुआ है, नहीं समझे? हाँ, अब होता क्या है कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है ना, तो ये इनएक्टिव रहते हैं। ऊपर से जैसे ही ऑर्डर आया तो नीचे वाले, हाँ, जो एक्टिव हो जाते हैं। चेन है एक, नहीं समझे? ऊपर का मेन एक व्यक्ति रहेगा, उसके नीचे 3-4 व्यक्ति रहेंगे, बात समझे? फिर उसके नीचे रहेंगे, फिर उसके नीचे जो है वो भारत में एक्टिव इनएक्टिव रहेगा। ऊपर से जैसे कमांड आएगा, फिर कमांड आएगा, फिर इसको कमांड मिलेगा, बात समझे? इसको कमांड मिलेगा कि यहाँ पर बम फोड़ने रहे, तो वहाँ पर बम जाके वो फोड़ेगा, बात समझे? बीच में बहुत टाइम क्या हुआ था ना कि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो ये बीच वाले स्लीपर सेल्स को बहुत सारे को मृत्यु के घाट उतार दिए गए थे, मार दिए गए थे, एनकाउंटर कर दिया गया था। तो बीच में कमांड आ नहीं रहा था, तो ये सब इनएक्टिव थे। अब बीच में कोई आया होगा तो कमांड यहाँ से उपलब्ध किया होगा, बात समझे? तो फिर से बम धमाके होने शुरू हो गए। इसके पहले बहुत सारे बम धमाके तुम लोग सुने होगे है ना, कहाँ कहाँ, तो कभी पठानकोट, तो कभी ताज होटल, कभी मुंबई ब्लास्ट, बहुत सारे नाम सुने हो। हाँ, ताज होटल वाला सुने होगे तुम लोग, 9/11 बड़ा खतरनाक बम ब्लास्ट है ना, बात समझे? हाँ, तो ये सब बम ब्लास्ट होते रहते हैं। वैसे ही हमारा रॉ होता है, वैसे ही हमारा रॉ करता है। रॉ क्या करता है कि मान लो कि एक आदमी दूसरे पाकिस्तान में भेज दिया, अब वो आम जीवन जी रहा है। आम जीवन कहने का मतलब कि एक घर ले लिया, आराम से बैठ गया, टेंशन फ्री हो गया है ना, खा पी रहा है, पैसे यहाँ से जा रहे हैं इंडिया से, आराम से खा पी रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया, जैसे कुछ में दुकान में, अथी में, कुछ में अपना कुछ पैसा भी हो गया उसको। जब तक उसको यहाँ से कमांड नहीं मिलेगा तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, है ना। यहाँ से कमांड मिला कि जाओ वहाँ पर देखो, वहाँ पर कुछ बन रहा है, पाकिस्तान कुछ बना रहा है, बम बना रहा है, परीक्षण कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है ना। वैसे ही हमारे एक रॉ एजेंट किस्सा और सुना देते हैं, उनका नाम है अजीत डोवाल, नाम सुने हो? वर्तमान में अभी हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, क्या है? हाँ, मतलब हमारे जो रॉ एजेंट हैं, रॉ एजेंट नहीं मतलब सुरक्षा सलाहकार वर्तमान बन गए हैं। इनका 2 उपलब्धियां बहुत खतरनाक रही है। एक तो पाकिस्तान में जब परमाणु बम बन रहा था
तब इन्होंने क्या किया था कि वहां जा करके, है ना, नाई के बगल में भिखारी बन गए थे। एक नाई की दुकान थी, उसके बगल में जाकर के भिखारी बन गए थे, सामने नजर रखते थे। नहीं समझे? कुछ भी बन सकता है, मूवी देखा हो तुम लोग, कुछ भी बन सकता है वो, है ना। फिर टाइम आने पर निकलेगा, है ना, बंदूक बंदूक निकालेगा एकदम हैंडसम सीआईडी टाइप का निकलेगा वो, है ना। तो ये क्या किए, तो अब परमाणु जहाँ पर परीक्षण चल रहा था, मतलब जहाँ पे बम बन रहा था, तो प्लांट के अंदर जाने तो देगा नहीं इनको, तो वे बाहर बैठ गए। लेकिन बाहर से इनको बम मालूम चलेगा? मालूम नहीं चलेगा। अब यूं हुआ कि वो जो जहाँ बैठे हुए थे नाई की दुकान में, लगभग बाल कटाने वही नाई की दुकान में आते थे। अब परमाणु बम के बारे में तुम लोग यूरेनियम के बारे में पढ़ा चुके हैं। यूरेनियम रेडिएशन छोड़ता है ना। यूरेनियम क्या छोड़ता है? रेडिएशन। और रेडिएशन बालों पे, दाढ़ी पे तो आ नहीं सकता है ना, कुछ कुछ तो आएगा, कितना भी छापो, है ना। उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर नाई की दुकान में बैठे हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे बाल इकट्ठे किए, इकट्ठे करके इंडिया भेजे, बात समझे। और वो बालों से मालूम चला कि हाँ वहाँ काम हो रहा है परमाणु बम बनाने का, बात समझे। अजीत डोभाल की पहली उपलब्धि थी। लेकिन उसमें एक और व्यक्ति थे, हमारे यहाँ के पीएम हमारे यहाँ के बड़ा खतरनाक हो गए। वो क्या किए कि यहाँ से वहाँ वाला पीएम को फोन लगा दिए। तो बचकाना हरकत नहीं होता है ना, कि तुम बम बना रहा है, हमको मालूम चल गया है ना। अब वहाँ के पीएम अलर्ट हो गया, वहाँ की सारी खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई। अरे तरीके मालूम कैसे चल गया? हमारे जितने भी रॉ एजेंट थे सबको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। 38 रॉ एजेंट की वहाँ मृत्यु हुई थी। अजीत डोभाल जैसे तैसे बच करके भारत आ गए थे, है ना। उसी टाइम में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, मतलब मुस्लिम एक था, जो इनको पहचान लिया था कि तुम मुस्लिम नहीं समझे, तुम मुस्लिम नहीं। तो बोला कि उनको भी लगा कि चले मुस्लिम तो हम नहीं है। देखो, एक पैदाइशी मुस्लिम होने में और दूसरा मुस्लिम बाद में बनने में, कितना भी तुम कर लो अंतर आ ही जाएगा, नहीं समझे। हाँ, तुम अंग्रेजी कितना भी अभी से बोल लो एक व्यक्ति बचपन से बोल रहा है ना, तो दोनों में डिफरेंस तुमको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तुम समझ जाओगे, तुम नया नया अंग्रेज बने हो और वो बचपन से अंग्रेज है। इनकी दूसरी उपलब्धि बताते हैं तुम लोग को। इंदिरा गांधी के समय में एक अटैक हुआ था, दूसरी उपलब्धि। पहली उपलब्धि बताते हैं, पाकिस्तान में थी। हाँ, वहां से लौट आए तो दूसरी उपलब्धि है अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल याद रखना, सुरक्षा सलाहकार है हमारे। हाँ, तो दूसरी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एक और हुई थी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर अटैक, बात समझे। क्या हुआ था? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादी घुस गए थे, वहां बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया था, बात समझे। तो हाँ, बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद क्या हुआ कि अब एक्यूरेट लोकेशन मालूम करना है कि आतंकवादी कहाँ कहाँ है, और फोर्स तभी अंदर जाएगी जब एक्यूरेट लोकेशन मालूम होगा, बात समझे। तो ये क्या किए, इनको भेजा गया। पहले भी 2 व्यक्ति जा चुके थे, वो दोनों को पकड़ करके बंधक बना लिया था। एक पकड़ा गए थे, ये भारत सरकार का आदमी है। ये क्या किए कि आइसक्रीम का ठेला लिए और 2-3 राउंड मारे वहीं पे जहाँ पे अमृतसर जो है ना मंदिर। तो इनको पकड़ने लगा, 2-3 राउंड एक जगह मारे हुए तो कोई पकड़ लेगा। अरे तुम तो खैर ज़्यादा राउंड मार रहा है यहाँ पे कोई ना कोई रेकी करने वाला है तुम। तो उसको इनको पकड़ लिया। इनको पकड़ने के बाद जब अंदर ले गए तो बोले कि, तो इन्होंने देखा कहाँ कहाँ आतंकवादी एम्प्लॉयड है, कहाँ कहाँ मतलब अपना स्नाइपर गन जो भी गन लेकर के तैनात है। तो इन्होंने बोला कि हम भी आप ही का आदमी है, नहीं समझे, हम भी आप ही का आदमी है, जो आपको बताने आए हैं, देखिए वहाँ 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 पुलिस तैनात है ना, जो आप ऐसे से नहीं निकलिएगा। उन लोग को मतलब अपने झांसे में ले लेना, है ना। आतंकवादियों क्या किए, अपने झांसे में ले लिए। तो इनको लगे ठीक है, हम अभी देखिए बाहर जाएंगे और न्यूज़ भेजेंगे। बाहर गए, 2-3 न्यूज़ और भेजे, है ना, कि देखो यहाँ पर नहीं निकलना है, यहाँ पर बम लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं निकलना है, यहाँ पर स्नाइपर खड़ा हुआ है। आतंकवादियों को और यकीन हो गया, है ना। जब 100% यकीन हो गया तो ये आना जाना थोड़ा ज़्यादा हो गया इनका। अंदर बुलाता, खाना वाना भी खिलाता क्या और न्यूज़ लेके आए हो? हाँ, न्यूज़ लेके आए, 2 न्यूज़ है ना, सरकार तुम्हारे लिए कर रही है, बात समझे। तो 2-3 ऐसे करके अच्छा मतलब आना जाना हो गया, संपर्क साधना हो गया। जब इनको एक्यूरेट लोकेशन बढ़िया से मालूम हो गया कि आतंकवादी यहाँ 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 छुपे हुए हैं, है ना, तो ये क्या किया, तो वहाँ तो कुछ ले जाना पॉसिबल है नहीं, मोबाइल तो ले जा देगा नहीं। तो ये मतलब तेज दिमाग इनका इतना था, इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है ना, तो वो मालूम कर लिए थे कितना पर इतना में एक आतंकवादी खड़ा है, इतना में इतना तो एक आतंकवादी खड़ा है। मतलब जितने 12-14 आतंकवादी जो थे सबकी एक्यूरेट लोकेशन मालूम किए हम, है ना। उसके बाद मालूम किया कि हमारी जो सेना है, सैनिक है, वो कहाँ से जाएंगे, कहाँ कहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर 2 काम होते हैं। जब मान लो कि बंदा क्या बना लिया तो सरकार के लिए 2 मुद्दा हो गया, एक तो आतंकवादियों को मारना भी है और दूसरा हम लोग को
बचाना भी है, दो जिम्मेदारी हो जाएगी। और खाली मारना होता है तो आता मार के निकल जाता, लेकिन उस दरमियान क्या होता है कि 2 को मारता, 4 को हम लोग को मार देता है ना, 2 ऐसा होता है। तो एक ही बार में एक ही ऑपरेशन करना थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी हो जाती है। तो ये दूसरी उपलब्धि थी इनकी अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल फिर बहुत दिन तक रॉ एजेंट में अच्छे पोस्ट पर रहे, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई है ना, इनको सुरक्षा सलाहकार के रूप में ले आए। फिर एक घटना और हुई, पठानकोट। पठानकोट के बाद आप लोग सुने होंगे सर्जिकल स्ट्राइक, सुने हैं ना, ये इन्हीं के दिमाग की उपज है, नहीं समझे। इसके पहले जितने सुरक्षा सलाहकार थे तो वो उतने दिमाग में काम नहीं कर रहे थे। अभी इनके दिमाग की उपज ये थी कि जब पठानकोट हो गया, हमला हो गया हमारे ऊपर, तब हम लोग करे क्या, हम लोग पाकिस्तान में, हाँ उरी वाला, तो हम लोग को लगा कि हम लोग करे क्या। तो अब बोला गया कि हम लोग पाकिस्तान पर अटैक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अटैक करें तो युद्ध में बदल जाएगा, युद्ध हम लोग को करना नहीं। तब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, एक जगह है पोक, कुछ है पॉक ऑक्टोपाइड कश्मीर इसको बोलते हैं, जो कश्मीर हमेशा बोलता है कि हमारा है। बात समझे, कश्मीर क्या बोलता है हमेशा, पाकिस्तान हमेशा बोलता है ये हमारा है, और हम बोलते हैं हमारा है। बात समझे। अब पोक में जो है ना, एक 2 पहाड़ों के बीच एक धरातली एरिया है, धरातली पहाड़ी एरिया समझ लो, और पोक में आम लोग बहुत कम रहते हैं, एक 2-4 गांव है, लेकिन ज्यादातर उस गांव में क्या बोलते हैं, वो आतंकवादी रहते हैं वहाँ पर। वो अच्छा खासा इलाका है, लगभग 10-12 किलोमीटर का इलाका है, तो वहाँ पर ज्यादातर आतंकवादी वहाँ बसे हुए हैं, आतंकवादियों का अड्डा है वो समझ लो। वहीं से आतंकवादी इजिली घुस जाते हैं इंडिया में और पाकिस्तान से कनेक्ट रहते हैं। बस समझे, तो पोक वाला इलाका है। हाँ, पहलगाम नहीं, पोक वाला इलाका में, जो उन्होंने बोले पहाड़ी एरिया है और पाकिस्तान से कनेक्टेड है, इधर इंडिया से, वहीं से कमांड आया, यहीं से इंडिया में आतंकवादी घुसा दिया। हाँ, बस बॉर्डर पर है वो। तो अब अजीत डोभाल बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, पोक पर हमला करते हैं। बात समझे, किस पे हमला करते हैं, पोक पर हमला करते हैं। अब पोक पर हमला हो गया तो पाकिस्तान चिल्लाएगा कि हमारे में हमला हो गया रे, हमारे में हमला हो गया रे। फिर इन्होंने पूरा सबूत दिया यूएनओ में, देखिए हमने आतंकवादी पे हमला किया। पाकिस्तान तो बोलता है कि हमारे पास आतंकवादी है नहीं, बोलता है ना, तो बोलता है कि पोक हमारा हिस्सा है ही नहीं। अगर बोलोगे कि पोक हमारा हिस्सा है तो यूएनओ वाला पूछ देगा कि वहां पर आतंकवादी कहां से आ गया। अगर बोलोगे कि पोक हमारा हिस्सा नहीं है तो हमने बोलेंगे हमने तुम्हारे घर पे अटैक कहां किया, हमने तो आतंकवादियों को मारा है। मतलब दोनों हाथ में लड्डू हमारे। बात समझे, बेचारा पाकिस्तान बेबस होकर रह गया। इस बार भी हाल फिलहाल में हमला हुआ था, हाल फिलहाल में एयर स्ट्राइक हुए थे हमारे, तो वो पाकिस्तान में ऊपर नहीं हुए थे, पाकिस्तान के थोड़े से अंदर गए थे। बात समझे, और वहां के लोग खुद वीडियो बना के भेज रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर अटैक हो गया। ऐसे करके भाग रहा है, देखिए हमारे ऊपर अटैक हो गया। बात समझे। गुप्तचर के बारे में कोई डाउट रहेगा ना, अब न रहेगा तो फिर गांव में तो बहुत सारे गुप्तचर तुम्हारे घूम रहे हैं। हाँ। अरे वही उसी को गुप्तचर कहते हैं कि इधर का बात इधर करता है ना, वो करे गुप्तचर कहते हैं। लिखो कौन कौन से गुप्तचर होते थे। तो एक तरफ है गुप्तचर के नाम, उनके वेश। हाँ, वेश कहने का मतलब, हाँ, उनका वेश मतलब जो वेश बना के वो रहते हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सा वाला रहता है, तुम्हारे यहाँ लेडीज सब होती है ना, हाउस वाइफ। आदमी भी होता है। अच्छा। पहला रूप है कपाटिक। कपाटिक जो था वो विद्यार्थी के भेष में रहता था। कौन भेष में, विद्यार्थी। क्लियर। हाँ, दूसरा है उदास्थी। उदास्थी जो है कौन भेष में रहता था, सन्यासी के भेष में। बात समझे। तीसरा है गृहपतिक, किसान के भेष में। गृहपतिक कौन भेष में, किसान के भेष में। बात समझ आई। चौथा है तापस, तपस्वी के भेष में। तापस। तपस्वी के भेष में। पांचवा है ना परिव्रजिका, ये थी लेडीज। हाँ, परिव्रजिका ये स्त्री होती थी। बात समझे, स्त्री है ना, भिक्षुणी या बेश्या है ना। कौन भेष में, भिक्षुणी या बेश्या। कौन है सबसे अच्छा गुप्तचर, नारद जी। अच्छा, गुप्तचर नहीं थे, वो संदेश भाग बोलते हैं उसको।
गुप्तचर थोड़ी थे, वो न्यूज पहुंचा देते थे यहाँ से यहाँ। हाँ, लड़वाने में तेज नहीं थे, मतलब न्यूज पहुंचाने में तेज थे। वो तो लड़ तुम लोग ज्यादा, तो बात अलग है। वो तो बेचारा न्यूज ही पहुंचाया है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? है, हाँ लो ना। व्यापार के मार्ग बहुत सारा थे। उत्तर में मार्ग था बंगाल से पेशावर तक, बंगाल से पेशावर मान लो कि बांग्लादेश वाला इलाका से लेकर के पाकिस्तान तक, है ना। और दक्षिण में मांग था, एक जगह था श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक, है ना। तो ये दो मार्ग थे। जल मार्ग बहुत सारे थे, बंदरगाह बहुत सारे थे, भचौर वगैरह वगैरह। लिख लो, स्थल मार्ग लिखो, स्थल मार्ग। स्थल मार्ग दो, एक थे, सॉरी दो थे। एक का नाम था उत्तर में, उत्तर में कहां से कहां जाता था, तो ये बंगाल से पेशावर, पेशावर कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, है ना। और दक्षिण में एक मार्ग था, कहां से कहां, श्रावस्ती प्रतिष्ठान। क्लियर। हाँ, अब जल मार्ग बहुत सारे थे। जल मार्ग कहाँ कहाँ है भाई, तो जल मार्ग बोल सकते हो भचौर, बेरी, एक क्वेश्चन आता है। हाँ, भचौर, बेरी, है ना। फिर है ब्रिक, अच्छा, ये तीनों बंदरगाह थे रे, ठीक है। फिर है ताम्रलिपि, है ना, या फिर ताम्रमूल भी इसको कहते हैं कहीं कहीं। क्लियर। ये हो गए तुम्हारे। कल हम लोग पढ़ लेंगे अधिकारी, किनके कौन कौन से अधिकारी थे, उनके वेतन कितने थे, ये सब वगैरह, है ना।